क्या था जिसे बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर यूं कहें कि ऐसा क्या पाबंदी थी, ऐसी क्या कंडीशन थी कि बोर कंसेप्ट, बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम या उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या है इससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल एक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर क्यों ये बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ऐसी क्या कमी रह गई इस बोर मॉडल में जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यानी हाइड्रोजन एटम, सिंपल की बात है, हाइड्रोजन एटम के लिए जब इसके अप्लाई किया गया तो सब सारी बातें बिल्कुल ठीक बैठ रही थी, सारी बातें ठीक बैठ रही थी। अभी हम आगे और चीजें निकालेंगे, मैथमेटिकली इसे फाइंड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, हजारों है इसके अंदर ऑर्बिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, केवल फर्स्ट ऑर्बिट में, इसके पास है ही नहीं और कोई इलेक्ट्रॉन। आप इसे एनर्जी दीजिए, तीसरे में पहुंचेगा, चौथे में पहुंचेगा या दूसरे में आ जाएगा, फिर वहां से लौटेगा तो अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। वो क्या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जब यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन कर रहा है ये, वो सारी फ्रीक्वेंसी उन्होंने कैलकुलेट करके बता दी। फिर क्या काम किया, फिर एक ट्यूब के अंदर, एक कांच की ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन को गर्म करा इलेक्ट्रिकली, उसमें से लाइट निकली, स्पेक्ट्रम बनाया, प्रिज्म से पास करा, यहाँ देखा कि बिल्कुल वही सारी लाइंस मिल रही हैं, वही सारी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं इसकी लाइट में, जो फ्रीक्वेंसी बोर ने बताई है, किन किन फ्रीक्वेंसी को ये अपने अंदर से एमिट करेगा। ठीक है, तो सारी बात सही हो गई। लेकिन जैसे हीलियम पर आए, हीलियम जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस हीलियम के साथ जब स्पेक्ट्रम बनाया गया तो इसका हीलियम का स्पेक्ट्रम भी सही बैठ रहा था, बोर के हिसाब से वही लाइंस मिल रही थी इसमें भी जो बोर ने कहा था, जितनी फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली बोर ने कैलकुलेट करी वही फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली भी आ रही थी। ठीक है, देखो कोई भी हाइपोथेसिस या कोई भी थ्योरी हो, वो तब तक प्रूफ नहीं होती, तब तक उसको एप्लीकेबल नहीं माना जाता, किसी भी थ्योरी को तब तक प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा जब तक कि ये प्रैक्टिकली प्रूव ना हो जाए। किसी भी कंसेप्ट का, साइंस में किसी भी कंसेप्ट को स्टैब्लिश करने के लिए उसे प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है, या तो वो खुद वही साइंटिस्ट प्रूव करे जिसने इसे कंसेप्ट को सामने रखा है, या वो कह दे, वो हाथ खड़े कर दे, भाई देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे प्रूव करूं। बोर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। लेकिन क्यों इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए, बोर ने कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं हिसाब लगा के देख रहा हूं तो टू एच अपॉन 2 पाई आ रहा है हर बार, हिसाब से तो ये बैठ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है ये प्रैक्टिकली, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो बहुत उनके बोर के बहुत बाद क्या नाम बोला था मैंने अभी, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने असलियत में बात बताई कि देखो वो क्यों आता है, ये एच अपॉन 2 पाई ही क्यों आता है, डी ब्रॉगली ने जाके बताई बात, ये बहुत बहुत बात की बात है ये। तो जब हीलियम पे ये अप्लाई किया गया बोर कंसेप्ट, हीलियम को गर्म किया एक ट्यूब के अंदर, फिर उसमें से लाइट निकली, उसको प्रिज्म से पास करा, देखा क्या क्या फ्रीक्वेंसी की लाइट ये अपने अंदर से एमिट कर रहा, बात सब सही बैठ रही थी, बिल्कुल वही बैठ रही थी जो बोर ने फ्रीक्वेंसी बताई थी। लेकिन इस हीलियम को जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में रख दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रख दिया, गरम गरम हीलियम को, जो इसमें से आप समझते हैं कोई भी मटेरियल जब आप गर्म करोगे तो उसमें से लाइट निकलने लगती है, लोहे की कील आप गैस पे गर्म करने लगो, लाल लाल बन रहेगी नहीं, वो लाइट निकलने लगी उसमें। हर मेटल की ये बात है, हर मतलब हर मटेरियल की ये बात है। तो उन्होंने हीलियम को गर्म करा और बीच में उसके चारों तरफ लगा दिया बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो उन्होंने देखा कि जो लाइन हमें यहाँ एक दिखाई दे रही थी, सपोज ये रेड कलर की लाइन यहाँ आ रही थी, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी आ रही थी यहाँ, वो एकदम से फट गई, वो दो लाइंस आ गई उसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही। मतलब है तो दोनों ही रेड की, लेकिन देखो रेड की जो वेव लेंथ है, रेड की वेव लेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम हम कहते हैं, 7800 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 7800 एंगस्ट्रॉम वाली ही रेड होगी, इससे एक एक जरा मरासी ज्यादा जरा मरासी कम होगी तो कलर बदल जाएगा ना। 7802 एंगस्ट्रॉम की जो है ये भी रेड कलर की लाइट है, और 7798 एंगस्ट्रॉम की जो है ये भी रेड कलर की लाइट है, लेकिन थोड़ा सा रेड कलर में डिफरेंस होगा इनके, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनका रेड कलर में। तो उन्होंने देखा कि जब इस हीलियम को
एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो जो रेड कलर की एक लाइन मिल रही थी वो रेड कलर की अब फट गई, दो लाइनें हो गई, वो थोड़ा थोड़ा सा उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। तो अब ये डिफरेंस क्यों आ गया भाई? अब ये डिफरेंस थोड़ा सा भाई, रेड के ऊपर ये लाइट, रेड के ऊपर यहां लाइट मिल रही थी येलो, तो बोर ने कहा कि भैया देखो जब यहां से यहां जाता है इलेक्ट्रॉन तो रेड कलर की लाइट निकालता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो येलो कलर की लाइट निकालेगा। अब ये बात तो बात समझ आ गई कि ठीक है जी। लेकिन जब रेड इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो पता लगा रेड भी दो लाइन मिल, रेड में ही दो लाइनें हैं या चार लाइनें हैं, जो हमें दिखाई दे रही है एक लाइन। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा और बहुत बढ़िया वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो फिर वो पता लगा ये खुद कई लाइनों से अलग अलग कलर से मिलकर के बनी हुई अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्यों हो गई? बात समझो ध्यान से, बहुत बात ध्यान से समझो। ये एटम और ये एटम के चारों तरफ स्टेबल एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स, स्टेबल एनर्जी लेवल, ये एटम के चारों तरफ स्टेबल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा भैया यहां से जाएगा ये तो अपने अंदर से कौन सी लाइट निकालेगा? ये लाइट निकालेगा अपने अंदर से रेड कलर की लाइट, ठीक है। अगर ये जाएगा यहां से यहां, सेकंड से थर्ड में जाएगा तो अपने अंदर से सपोज ये निकाल रहा है येलो कलर की लाइट, मैं वैसे इमेजिनरी लाइट्स ले रहा हूं। और अगर ये जाएगा कहां से कहां, थर्ड से फर्स्ट में जाएगा तो अपने अंदर से ये निकालेगा कौन सी लाइट? ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है। कैलकुलेट करके उन्होंने बता दिया कि रेड कलर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, येलो की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रीन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। हीलियम पर अप्लाई करा कि ठीक है भाई येलो रेड ग्रीन ग्रीन सारी लाइट आ रही है यहाँ, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जब इस हीलियम को रखा स्पेक्ट्रोमीटर में तो पता लगा जो रेड लाइन एक दिखाई दे रही थी वो रेड लाइन दो हो गई, रेड कलर की दो लाइन हो गई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई आपने कहा था कि जब सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो रेड कलर की लाइट निकालेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जाए या दो इलेक्ट्रॉन जाए, चार इलेक्ट्रॉन जाए, हर बार तो ये रेड ही निकलेगी। बोर ने कहा रेड निकलेगी, हर बार ऐसी निकलेगी। तो फिर ये अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर रेड कलर की दो लाइन क्यों आ रही है? भाई यहाँ तो एक ही तो फ्रीक्वेंसी आपने बताई है हमें कि सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जाएगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अपने अंदर से निकालेगा? E2 माइनस E1। आपने तो ये फॉर्मूला बता दिया E2 माइनस E1, यहाँ से तो एक ही तो फ्रीक्वेंसी आएगी जब सेकंड से फर्स्ट में जाएगा ये। तो अब दो फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है? दो फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड लगाती, मैग्नेटिक फील्ड में रखती दो फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई है अब? ये E2 और E1 तो वही के वही है, तो फिर कैसे बदल गई है? इसे इसे कहा जाता है सोमरफील्ड इफेक्ट, सोमरफील्ड इफेक्ट। तो सोमरफील्ड इफेक्ट को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये तो मैं तो मेरे हिसाब से तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए, दो लाइन या तीन लाइन या एक से ज्यादा लाइन क्यों हो रही है? सोमरफील्ड इफेक्ट बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद फिर और दूसरे इंप्रूवमेंट्स हुए, उन्होंने पूरी तरह कर दिया। और अब तो एक्चुअल में जो हम वर्ड यूज करते हैं ना ऑर्बिट, ऑर्बिट तो अब है ही नहीं कुछ, ऑर्बिट तो का तो मतलब ही नहीं है कोई, ऑर्बिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इस समय आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जो आपने डिटेल पढ़ा है वो पढ़ा है ऑर्बिटल थ्योरी। अब तो वो फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, अब तो एसपीडीएफ हो गए, ये ऑर्बिटल्स हो गए सारे के सारे। लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई ना, शुरुआत तो कहां से हुई? बोर से शुरू हुई। असली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत है वो बोर से है। और फिर क्योंकि कुछ इफेक्ट इसमें सोमरफील्ड इफेक्ट अप्लाई करे तो एसपीडीएफ का स्ट्रक्चर आया, फिर कुछ और इफेक्ट निकल कर आया, कुछ और इंप्रूवमेंट हुआ उसके अंदर और आज का मॉडर्न कंसेप्ट बन गया पूरा का पूरा ही। तो क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया? सोमरफील्ड इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया बोर से। सोमरफील्ड इफेक्ट क्या है? सोमरफील्ड इफेक्ट है कि अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन, मल्टीपल लाइंस आ गई when the radiating substance is exposed to strong magnetic field, जिस सब्सटेंस में से रेडिएशन निकल रहा है इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फिर मल्टीपल लाइंस आ गई, यहाँ पर स्प्लिट हो गई लाइन, स्प्लिट हो गई, एक लाइन स्प्लिट हो गई कई की लाइन में। तो क्यों स्प्लिटिंग हो गया? ये इसे सोमरफील्ड इफेक्ट को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिल्कुल भी।